नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की 40 खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मोदी सरकार ने आज एक अध्यादेश जारी करते हुए डॉक्टर्स पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित किया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ। डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया तो दोगुनी कीमत चुकानी होगी। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अभी 1,86,000 आइसोलेशन बेड हैं, 12,190 वेंटिलेटर्स हैं। पीपीई के कुछ मुद्दों पर सरकार ने कहा कि 77 घरेलू मैन्युफैक्चरर्स इस पर काम में जुटे हुए हैं। 1,88,00,000 पीपीई के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2.5 करोड़ N95 मास्क के लिए भी ऑर्डर दिए गए हैं। 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स हैं और 12,190 वेंटिलेटर्स हैं। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले और बुरे बर्तावों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया है। आईएमए ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद यह फैसला लिया। अमित शाह ने आज आईएमए के अधिकारियों से बात की और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। अमित शाह ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में डॉक्टर्स के काम की सराहना भी की और अपना सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर बदल गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन से जुड़े सभी आदेशों को पालन किया जाएगा और जमीनी हालत का आकलन करने के लिए आने वाली 2 केंद्रीय टीमों को पूरा सहयोग भी किया जाएगा। इससे पहले ममता सरकार पर आरोप था कि वो 2 इंटर मिनिस्ट्रियल टीमों के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में चिट्ठी लिखी और इसे आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन बताया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने सेंटर की टीमों को कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने एक टीम के साथ 2 बैठकें की थी और दूसरी की साथ ये संपर्क में थे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मौत समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच के लिए सीआईडी टीम आज पालघर पहुंची। इस मामले में अब तक 101 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच जिन लोगों के रिश्तेदार और दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो लोग बीजेपी सरपंच चित्रा चौधरी को धमका रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से 4 हफ्ते के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में राज्य के गृह मंत्रालय ने 101 आरोपियों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट जारी करते समय गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि आरोपियों में एक भी मुस्लिम नहीं है। अनिल देशमुख का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना से जंग में कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने आरोपियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
आज काही राजकारण करण्याची वेळ नाही, एकत्र येऊन काम करण्याची त्यानिमित्ताने वेळ आहे आणि या करोनाच्या लढाईशी लढण्याची वेळ आहे. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा काही लोक मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाहणं करतायत. कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत और पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ कर रही है कि कैसे भारत ने वक्त रहते कड़े फैसले लिए और कोरोना को भयंकर रूप लेने से रोक दिया. अमेरिका में किए गए एक सर्वे में कोरोना से लड़ने वाले दुनिया भर के लीडर्स में पीएम मोदी सबसे आगे हैं. सर्वे में पूछा गया कि कोरोना की रोकथाम में दुनिया का कौन सा नेता सबसे आगे है, तो पीएम मोदी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया. अमेरिकी एजेंसी ने यह सर्वे 1 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच बातचीत के आधार पर किया है. दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर रहे. तीसरे नंबर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रहे, जबकि सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे निचले पायदान पर हैं. देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 19,984 मरीज हैं. कोरोना से मौत का आंकड़ा 640 हो गया है, जबकि 3,870 लोग ठीक भी हुए हैं. पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,383 नए केस सामने आए हैं. कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है. यहाँ 24 घंटे में 552 मरीज सामने आए हैं. अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3300 के करीब जा पहुंचा है. गुजरात में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो चुकी है. दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 2156 पहुंच गई है. आज अलीगढ़ में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची थी. पुलिस को खबर मिली थी कि भुजपुरा इलाके में एक बाजार खुला है. पुलिस तुरंत वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया. हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी बल को बुलाया गया और हालात पर काबू पाया गया. पुलिस दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई में जुट गई है. सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में एक सर्वे कराने जा रही है. सरकार लोगों को उनके मोबाइल फोन पर कॉल करके जानकारियां इकट्ठा करेगी. ये फोन लोगों को 1921 यानी कि 1921 से किया जाएगा. लोगों को बताया जा रहा है कि अगर उनके पास 1921 से फोन आए तो वो जरूर उठाएं. इस सर्वे में हिस्सा लेंगे लोग और इस सर्वे को पूरा करने की जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई है. इस टेलीफोनिक सर्वे में लोगों से उनका फीडबैक और कोरोना से जुड़े लक्षणों के बारे में जानकारी ली जाएगी. साथ ही मंत्रालय ने लोगों को फर्जी फोन कॉल से बचने की सलाह भी दी है. लोगों से कहा गया है कि वो इस सर्वे के नाम पर किसी और के झांसे में न आए. तो ये थी राजनीति की 10 बड़ी खबरें. अब कुछ इसी अंदाज में देखिए बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में. दो दिनों की भारी गिरावट के बाद बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए. रिलायंस जियो और फेसबुक की डील ने बाजार में जोश भर दिया. सेंसेक्स आज 743 अंक और निफ्टी 206 अंक चढ़कर बंद हुआ. आज के कारोबार के दौरान निफ्टी 9,200 का लेवल भी छुआ. हालांकि उस पर ज्यादा देर तक नहीं टिका रह सका. दिग्गज शेयरों के अलावा छोटे मझोले शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली. आज सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में खरीदारी रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में खरीदारी रही. आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे जी एंटरटेनमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूपीएल और एशियन पेंट्स. आज बैंकिंग शेयरों का दिन रहा. इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली. इसके अलावा एफएमसीजी शेयरों में भी तेजी रही. टाटा कंज्यूमर, मैरिको और नेस्ले में अच्छी खरीदारी रही. गिरने वालों में ओएनजीसी, वेदांता, एलएनटी और सिप्ला शामिल रहे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो में बड़े निवेश का ऐलान किया है. फेसबुक ने जियो में 9.9% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ में खरीदी है. इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज घटाने में मदद मिलेगी और फेसबुक की भारत में स्थिति और मजबूत होगी. मार्च 2020 तक कंपनी पर 1.54 लाख करोड़ का भारी कर्ज है. आरआईएल समूह अपने तेल रसायन कारोबार में 20% हिस्सेदारी बेचने के लिए सऊदी अरब अरामको के साथ बातचीत कर रही है. ग्रुप में अगले साल तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य तय किया गया है. इक्विटी मार्केट के साथ साथ सोने की भी चमक बढ़ी है. सोना एक बार फिर 46,000 के पार निकल गया है. एमसीएक्स पर सोना 850 रुपए की तेजी के साथ 46,175 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि चांदी हल्की गिरावट के साथ 41,640 के स्तर पर बंद हुई. चांदी में भी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली है. कॉमेक्स पर सोना $1,700 के करीब पहुंच गया कारोबार कर रहा है.
जबकि चांदी $14.90 के करीब है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। रुपए में रुपया आज 17 पैसे मजबूत होकर 76.67 पर बंद हुआ। हालांकि आज ट्रेडिंग के दौरान रुपया 77 पैसे कमजोर होकर 76.92 के निचले स्तर पर फिसल गया, लेकिन ट्रेडिंग खत्म होते होते रुपए ने सारी गिरावट को रिकवर कर लिया, निचले स्तर तक फिसल गया और रुपया कल 76.83 के लेवल पर बंद हुआ था और आज 76.90 के लेवल पर खुला था। घरेलू बाजार में कच्चे तेल की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 30% गिरकर 925 रुपए तक फिसल गया। ब्रेंट क्रूड में भी शुरुआती तेजी गायब हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $19 के करीब लुढ़क गया। WTI क्रूड में हल्की कमजोरी रही, ये $11 के करीब काम कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है। मारुति सुजुकी ने मानेसर प्लांट शुरू करने की इजाजत मिल गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लांट को शुरू करने की इजाजत दी है। मारुति ने इस मानेसर प्लांट में करीब 4,696 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन गुरुग्राम जिला प्रशासन की ओर से अभी भी सिर्फ 600 लोगों को ही काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस दौरान कंपनी को कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि प्लांट केवल रखरखाव और बुनियादी काम के लिए खोला गया है, यहां अभी कारों का उत्पादन शुरू नहीं होगा। कोरोना संकट को देखते हुए स्ट्रेस एसेट वाली कंपनियों की खरीद के लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है। सेबी ने प्रेफरेंशियल शेयरों की कीमत तय करने में और ओपन ऑफर लाने से छूट में प्रस्ताव दिया है। इसके लिए शर्तें तय की गई हैं। जिन्हें प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, उनका प्रमोटर ग्रुप से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की भी मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही इश्यू से आए फंड की निगरानी के लिए एजेंसी की नियुक्ति होनी चाहिए। सभी पक्षों की 13 मई तक राय मांगी गई है। इसके बाद सेबी इस पर अंतिम फैसला करेगी। गन्ना खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के अलावा अब राज्य खुद भी अपने यहां गन्ना की न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकेंगे। अगर यह केंद्र की तय कीमत से ज्यादा हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2005 में दाखिल वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला आया है। मिल मालिकों का कहना था कि कीमतें तय करने का हक सिर्फ केंद्र को है। और आइए देश और दुनिया की 20 और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी खबर आई है। यहां के 10 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी शामिल हैं। यूपी में 53 जिलों में कोरोना फैला हुआ था। अभी राज्य में 1412 कोरोना संक्रमण के मामले मौजूद हैं। 165 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की दस्तक अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर तैनात एक महिला पुलिस कर्मचारी को कोरोना संक्रमण का पता चला है। वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला पुलिस अधिकारी ऑफिस बंगले के मेन गेट पर तैनात थी। हालांकि मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहते हैं, लेकिन अहम बैठकें इसी सरकारी आवास पर करते हैं और ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। अब संक्रमित महिला के कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेसिंग की जा रही है और सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। कोरोना की वजह से देश और दुनिया की में हवाई यात्राएं बंद हैं, लेकिन कोरोना ने देश के विमानन मंत्रालय में दस्तक दे दी है। यहाँ एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये कर्मचारी 15 अप्रैल को ऑफिस आया था। मंत्रालय ने ऑफिस के सभी साथियों को जो कि संक्रमित के संपर्क में थे सेल्फ आइसोलेशन में जाने का आदेश दिया है। साथ ही इससे पहले लोकसभा सचिवालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर आई थी। कोरोना संकट की हालत का जायजा लेने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम आज मुंबई के धारावी में पहुंची। टीम ने आज सुबह ही धारावी की झुग्गियों का जायजा लिया। इस दौरान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और राज्य के डॉक्टरों की टीम भी सेंट्रल टीम के साथ थी। सेंट्रल टीम ने धारावी ट्रांजिट कैंप और धारावी स्पोर्ट क्लब में क्वारंटाइन सुविधाओं का भी जायजा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई नवेली कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य परिवार कल्याण का मंत्रालय सौंपा गया है। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग और कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी जिन विभागों का बंटवारा किया गया है वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया गया है, साथ ही जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी कृष्ण मिशेल को जमानत पर रिहा करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया कि मिशेल का मामला अंतरिम राहत देने का मापदंड नहीं है। आरोपी मिशेल ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी उम्र 59 साल है और उसका स्वास्थ्य खराब है, जो उन्हें कोरोना वायरस का आसान शिकार बना सकता है।